नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में हम लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे और टॉपिक था हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक? सॉफ्टवेयर में 40 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिए थे। इसी के आगे शुरू करेंगे। इससे पहले मैं शुरू करूँ, आपको वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी की जानकारी दे देता हूँ। ग्राम पंचायत अधिकारी में मॉक टेस्ट आपको जॉइन करना हो तो आपको हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से आप मॉक टेस्ट की श्रृंखला को जॉइन कर सकते हो। इसके अलावा मॉक टेस्ट के अलावा जो 65 65 अंकों का कंप्लीट बैच है पंचायती राज और योजनाओं का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। या फिर केवल और केवल अगर आपको योजनाएं पढ़नी है तो फिर आपको एप्लीकेशन में योजनाओं का बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बीपीओ से संबंधित आपको क्विज लगानी है तो क्विज के लिए भी आप लगा सकते हो। क्विज सभी के लिए क्विज को सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट या किसी भी बैच से जुड़े हो या ना जुड़े हो, सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो वीपीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पर एक बार जरूर विजिट करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 से देखो। 41 नंबर में कह रहा है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुफ्त वितरित होता है, लेकिन आगे प्रयोग जब आप करते हो तो जो प्रयोक्ता होता है उसे कुछ न कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। सवाल में ये कह रहा है, फिर से समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर लिखे हैं, फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है, रेंटलवेयर है या फिर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। कह रहा है इन्हीं में से कोई कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले तो मुफ्त वितरित होता है, फ्री में दिया जाता है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप प्रयोग करते हो तो जो प्रयोक्ता होता है उसे कुछ न कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। इसे कहा जाता है शेयरवेयर। फ्रीवेयर और शेयरवेयर में अंतर क्या होता है, आओ जरा समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर में मैं दो सॉफ्टवेयर की चर्चा करूंगा। एक तो चर्चा करूंगा फ्रीवेयर की, फ्रीवेयर, और दूसरी चर्चा करूंगा मैं शेयरवेयर की। अच्छा, ये जो फ्रीवेयर है, ये क्या है? दरअसल यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, गौर करना जरा, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता को मुफ्त में उपलब्ध होता है, उपलब्ध होगा, यानी फ्री में उपलब्ध होता है। और जो इसकी मुफ्त की तिथि होती है वो कोई समाप्त नहीं होती, ये फ्री में उपलब्ध ही रहता है, तथा इसकी कोई समाप्ति की तिथि नहीं होती है, समाप्ति की तिथि नहीं होती। ठीक है, ये तो बात हो गई फ्रीवेयर की, फ्री है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं शेयरवेयर की। देखो जरा, शेयरवेयर ये क्या होता है? दरअसल यह एक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर है, वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, करता क्या है और ये उपलब्ध कैसे होता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। दरअसल यह निशुल्क वितरित होता है, यह निशुल्क वितरित होता है। अच्छा, निशुल्क बांट दिया गया। फिर जबकि जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर जब आप इसमें एक्सेस करोगे, इसमें पहुँच जारी रखोगे, तो फिर भुगतान करना पड़ेगा आपको। जबकि पहुँच, या हम कहें एक्सेस, पहुँच जारी रखने के लिए भुगतान करना पड़ता है, करना पड़ेगा। तो ये मुख्य अंतर होता है शेयरवेयर में। ध्यान दीजिएगा, फ्रीवेयर में फ्री था, आगे भी फ्री रहेगा। लेकिन जब आप शेयरवेयर की बात करते हो तो मुफ्त में तो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आगे फिर फीस देनी पड़ती है, भुगतान करना पड़ता है। तो वही कह रहा है सवाल में, कह रहा है सॉफ्टवेयर जो मुफ्त वितरित किया जाता है, लेकिन आगे प्रयोग जैसे जैसे आप करोगे, प्रयोक्ता को उसे प्रयोग करने के लिए कुछ न कुछ रकम अदा करनी पड़ेगी। इसे कहेंगे शेयरवेयर। नेक्स्ट देखो, एपीआई। एपीआई क्या है? एपीआई को कहते हैं एपीआई, इसे कहा जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ए फॉर है एप्लीकेशन, पी फॉर है प्रोग्राम, आई फॉर है इंटरफेस। तो ये तो गलत हो गया, एप्लीकेशन प्रोसेस भी गलत हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, ये होता क्या है? दरअसल यह दो सॉफ्टवेयरों दो सॉफ्टवेयर्स के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है,
उपलब्ध कराता है। बात समझ पा रहे हो? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 43 43 जीआईएस किसका लघु रूप है? मैं बात कर रहा हूँ जीआईएस की। जीआईएस क्या है? ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल्स या फिर जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज या फिर जियोग्राफिकल इंटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यही सही है सी पार्ट। इसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज नोन एज जीआईएस। कह रहा है कि नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? नोटपैड में आप कर रहे हो फाइंड और रिप्लेस, ध्यान दो। जब आप CTRL कंट्रोल प्लस F दबाते हो इसका मतलब है आप फाइंड कर रहे हो कुछ। जब आप CTRL प्लस H दबाते हो इसका मतलब है आप शब्द को रिप्लेस करते हो। शब्द को होता है रिप्लेस, ठीक है। आप जब CTRL प्लस S दबाते हो इसका मतलब होता है आप फाइल को सेव कर रहे हो। वापस आओ अपने क्वेश्चन में, फाइंड और रिप्लेस पूछ रहा है ना, तो आपसे सी पार्ट सही हो जाएगा। 46 देखो, माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है कैलकुलेशंस, सेविंग टेक्स्ट या फिर प्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग पिक्चर्स, यही सही होगा। ड्राइंग पिक्चर्स ही प्रयोग किया जाता है, आप पेंट में हो, पेंट प्रोग्राम में, ठीक है, तो ड्राइंग ही करोगे। नेक्स्ट देखो, कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, मैंने आपको MS वर्ड के बारे में बताया था, MS सॉफ्टवेयर के माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैंने बताया था कि इसमें MS एक्सेल को एक्सेल बंडल पैकेज के रूप में मिलता है। MS एक्सेल, मैंने बताया था MS पावर पॉइंट भी बंडल पैकेज के रूप में मिलता है। MS एक्सेस, MS एक्सेस, इसके अलावा MS वर्ड, ये मैंने 4 आपको बताए थे, और भी कई सारे बताए थे। लेकिन ये जो MS एक्सेल है, सीधा सा सवाल पूछा जाता है ये क्या है? तो आप बताओगे यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगर पावर पॉइंट की बात करें तो यह प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अगर आपसे एक्सेस की बात करें तो यह डेटाबेस प्रोग्राम है। अगर आपसे MS वर्ड की बात करें तो यह एप्लीकेशन प्रो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आपसे पूछा क्या है? पूछा है प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर कौन सा है? प्रस्तुतिकरण का मतलब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? कौन सा नहीं है, सॉरी, ये पूछ रहा है। अच्छा, स्लाइड शार्क ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट तो है ही, मैंने अभी आपको बताया था। ओपन ऑफिस इम्प्रेस ये भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ये लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये नहीं है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? ये लिखा है, ये है डेटाबेस एक प्रोग्राम, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ए पार्ट। 48 देखो, MS पेंट में मेन्यू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर पर मिला है, ये कहां पर मिलता है? दरअसल ये ए से डिनोट होता है, डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 49, कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? बात वायरस की हो रही है, स्टेल्थ वायरस या फिर पॉलीमॉर्फिक वायरस या फिर मैक्रो वायरस या फिर क्लस्टर वायरस? इसका उत्तर होगा क्लस्टर वायरस। ध्यान दो, ये क्यों हुआ? क्योंकि बात डिस्क की हो रही है, डिस्क फाइल सिस्टम में बदलाव कर रहा है, तो होगा क्लस्टर वायरस। आओ देखो इसको, मैंने कहा क्लस्टर वायरस, यही आंसर क्यों है? क्योंकि इसके बारे में फिर आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि इसके इर्द गिर्द भी सवाल अगर पूछा जाए तो आप बता सको। क्लस्टर वायरस क्या है? तो एक प्रकार का, ध्यान देना, यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। दरअसल कंप्यूटर वायरस है तो मुझे बताओ ये क्या खुद की प्रति स्वयं बनाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल बनाएगा। खुद की प्रतियां बनाता है, खुद की कॉपीज बनाता है, यानी कि प्रतियां बनाता है। अच्छा, खुद की प्रतियां बनाता है और फिर क्या करेगा? उन प्रतियों को स्प्रेड करता है और मुख्य तौर पर हार्ड डिस्क पर जो विभिन्न स्थान होते हैं उनमें अपनी जो कॉपी होता है वो फैला देता है। खुद की प्रतियां बनाता है और हार्ड डिस्क पर हार्ड डिस्क पर विभिन्न
स्थानों पर ये फैल जाता है और फैल कर सिस्टम को संक्रमित कर देता है, संक्रमित कर देता है। अब मुझे बताओ, जैसे सपोज करो ये आप थे, आपके अंदर वायरस का अटैक हुआ, तो आप संक्रमित हो गए, संक्रमित हुए, तो आप जिस स्पीड से अभी पढ़ पा रहे थे, क्या उसी स्पीड से पढ़ पाओगे? नहीं, शरीर काम नहीं करेगा, तो फिर आप शिथिल हो जाओगे। ठीक वैसे ही कंप्यूटर होता है, जब इसके ऊपर वायरस अटैक होगा, तो कहीं न कहीं जब संक्रमित हो जाएगा, तो इसकी जो गति होगी, इसके इसके काम करने का फंक्शन का तरीका होगा, वो सारा का सारा बदल जाएगा या हम कहें धीमा हो जाएगा। तो ये जो क्लस्टर वायरस होता है, दरअसल ये अलग-अलग फाइलों को संक्रमित करने के बजाय जो क्लस्टर वायरस होते हैं, ये डायरेक्टरी टेबल प्रविष्टियों में ही संशोधित करते हैं या हम कहें उन्हीं को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है? एक प्रकार से जो क्लस्टर वायरस होता है, वो कहाँ अटैक करेगा? हार्ड डिस्क पर। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। वही पूछ रहा था कि कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा वायरस है, जो डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? इसे कहेंगे क्लस्टर वायरस। ठीक है? बहुत सारी प्रतियाँ बनाता है और फिर जो हार्ड डिस्क होती है, उसके जो विभिन्न स्थान होते हैं, उनमें फैला के सिस्टम को प्रभावित कर देता है। और जो गति आप प्राप्त कर पा रहे थे वायरस से पहले, वो गति कहीं न कहीं बाधित हो जाती है। इससे पता चलता है कि भाई अब सिस्टम का इलाज करवाओ, एंटीवायरस इसमें डलवाओ। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 50। दोषपूर्ण या दूषित सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल होता है, जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक दोषपूर्ण दूषित सॉफ्टवेयर है? ये पूछ रहा है आपसे। मालवेयर है, नीरो बर्निंग रोम है या फिर सिक्लीनर है? ध्यान दो, कह रहा है कि दूषित सॉफ्टवेयर। दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर कहलाते हैं मैलवेयर। एक ऐसा प्रोग्राम या फाइल जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा है जो दूषित सॉफ्टवेयर है? इसे कहेंगे मैलवेयर। अच्छा, यहां पर आओ जरा। मैंने कहा मालवेयर। ठीक, क्या है ये? तो आप कहोगे यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। अच्छा, दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, तो दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, करेगा क्या? करेगा ये, जब ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा, तो जो उपयोगकर्ता होता है, मान लीजिए ये उपयोगकर्ता है, ये है उसका सिस्टम, ठीक है? ये उसका सिस्टम है, सिस्टम में उसकी जो भी जानकारियाँ होंगी, उन्हें ये स्टोर करने लगता है, चुराने लगता है, जानकारी चुरा लेगा और इन फाइलों को करप्ट करने लगता है। इस स्थिति में जो सिस्टम की गति होती है, वो कहीं न कहीं धीमी हो जाती है। तो ध्यान दें, यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना जानकारी के बिना यह उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना यह उसके डेटा को चुरा लेता है चुरा लेता है और साथ ही साथ उसके फंक्शन को करप्ट कर देता है, जिससे कंप्यूटर को धीरे-धीरे धीरे-धीरे धीमा होने लगता है। अर्थात कंप्यूटर जिससे धीरे-धीरे धीमा होने लगता है। वापस आओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैलवेयर। नेक्स्ट देखो 51। टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता है, तो इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की शुरुआत में वापस आ जाएगा। इस फ्रेम को क्या कहा जाता है? ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप तो मैंने आपको बताया था, ये तो गलत होगा। ड्रॉप कैप गलत हो जाएगा। वर्ड रैप होता है, ये सही होगा। वर्ड रैप, ये क्या होता है दरअसल? दरअसल ये एक टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर में ये सुविधा होती है। उसमें होता क्या है कि जब अंत तक पहुंचने पर कर्सर को अगली पंक्ति में ये रिप्लेस कर देता है, अगली पंक्ति में भेज देता है। तो वही लिखा है कि टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता है, तो इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली यानी स्वतः टेक्स्ट की शुरुआत में वापस आ जाता है। इस फ्रेम को वर्ड रैप कहा जाता है। ठीक है? 52। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान दें, नोटपैड में हेल्प, सहायता का मतलब हो गया हेल्प। हेल्प विकल्प का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं?
देखो ये 2 लिखी हैं, F1 है, F2 है। जब भी कभी आप F2 का इस्तेमाल करते हो, तो होता है रीनेम, ठीक? और जब भी कभी आप F1 का इस्तेमाल करते हो, तो फिर आपकी हेल्प विंडो खुलती है, हेल्प विंडो। तो सही उत्तर हो जाएगा, हेल्प पूछ रहा था, सहायता, F1 सही हो जाएगा। 53 देखो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेटवर्क या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर स्वीट्स, बायस या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको लास्ट टर्म में सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण बताया था, ठीक है? हाँ। 55 कह रहा है कि विंडो एक्सप्लोरर ये क्या है? ड्राइव्स है, पीसी है, वेब ब्राउजर है या फिर नेटवर्क है या फिर एक फाइल मैनेजर है। दरअसल जब आप विंडो एक्सप्लोरर को पढ़ते हो, तो आपको कई सारी चीजें समझ में आती हैं। जैसे मैंने विंडो एक्सप्लोरर की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है? तो आप बताओगे यह फाइलों और फ़ोल्डरों को प्रतिबंधित करने के लिए इस्तेमाल होने वाला क्या है? एक ग्राफिकल फाइल मैनेजमेंट टूल है। ग्राफिकल फाइल मैनेजमेंट मैनेजमेंट यह एक टूल है। वापस आओ जरा, यही आपसे पूछ रहा था, विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो ध्यान दें, फाइलों और फ़ोल्डरों को प्रबंधित करने के लिए इस्तेमाल होने वाला क्या है? एक ग्राफिकल फाइल मैनेजर या हम कहें फाइल मैनेजमेंट टूल। नेक्स्ट देखो 56, विनजिप क्या है? ये इसका क्या कार्य होता है? तो सबसे पहले तो आप इसको समझो, यहाँ पर आओ। विनजिप, विनजिप, ध्यान दो, क्या है? आप बताओगे एक सॉफ्टवेयर उत्पाद है। क्या करता है? इसका उपयोग क्या है? कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दरअसल यह फाइलों को संग्रहित करता है। ध्यान देना, फाइलों को संग्रहित करता है, फाइलों को संपीड़ित करता है और एनक्रिप्ट करता है। एनक्रिप्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? फाइलों को संग्रहित कर रहा है, संपीड़ित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कंप्रेस कर रहा है एक तरह से। अर्थात हम कह सकते हैं कि विनजिप का इस्तेमाल हम करते हैं, बड़ी-बड़ी जो फाइलें होती हैं, उनको कंप्रेस करके छोटी-छोटी फाइलों में तब्दील किया जाता है। अर्थात यह बड़ी फाइलों को बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है, कंप्रेस करता है, ठीक? और फिर चूँकि छोटी फाइलों में कंप्रेस कर दिया, तो इसकी मदद से फाइलों को जो कंप्रेस करके फिर ज़िप फाइल में बदलकर डिस्क पर काफ़ी स्पेस इसमें बचाया जाता है। यानी कि जो विनज़िप होता है, वो एक तरह से स्पेस क्रिएट करता है। जब बड़ी-बड़ी फाइलों को कंप्रेस करके छोटी फाइलों में बदलते हैं, तो काफ़ी सारा इसमें स्पेस भी क्रिएट होता है। तो वही आपसे पूछा गया था कि विनज़िप का कार्य क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में तो इसका इस्तेमाल होता नहीं है। बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कॉन्ग्रेस करता है। फाइलों को छोटी फाइलों में एक्सट्रैक्ट करता है, छोटी फाइलों को बड़ी फाइलों में ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस करता है। तो बी पार्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है? बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करना इसका मुख्य काम है। नेक्स्ट देखो 57, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? एमएस वर्ड के संबंध में कौन-सा कथन सही है, ये पूछा है आपसे। बताओ भाई। एमएस वर्ड प्रत्येक दस्तावेज में काम से से कम एक टेबल होना चाहिए। ये टाइपिंग एरर है, कम से कम, ठीक है? हाँ, प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होना चाहिए। कम से कम, अब ठीक है।
ध्यान दो, एक टेबल होना चाहिए। एक टेबल होना चाहिए ऐसा अनिवार्य तो नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। दस्तावेज में बुलेट संख्या दोनों तरह की सूचियां नहीं हो सकती हैं, ये भी गलत है। हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं? एमएस वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हो। दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, ये वाला सही है। दस्तावेज में एक से अधिक ड्रॉप कैप नहीं हो सकती, ये भी गलत है, बिल्कुल हो सकते हैं। सी पार्ट आपका केवल और केवल सही है। एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको कहाँ ले जाता है? कर्सर आपका कहाँ ले जाता है? नेक्स्ट टेबल में, प्रीवियस रो में, प्रीवियस कॉलम में, या फिर नेक्स्ट कॉलम में? आप जाओगे नेक्स्ट कॉलम में। ठीक। 59, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को किसके द्वारा हटाया जाता है? टैब स्टॉप, ये जो आप ऊपर, मैं जब आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, थ्योरी क्लास, तो वहां मैं आपको बताऊंगा ये सारे के सारे फिगर्स दिखा के, एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कि टैब को, ये जो स्टॉप मार्कर्स होते हैं, उनको कैसे हटाया जाता है। दरअसल कर्सर को रूलर के बाहर रखते हुए CTRL+S को दबा के, या फिर टैब स्टॉप मार्कर्स को रूलर से बाहर सरका के। हाँ, आप इनको पकड़ के रूलर से बाहर सरका सकते हैं, यही सही है, बी पार्ट 59 का। नेक्स्ट देखो, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। ध्यान दें, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डेटाबेस सृजित करने में, या फिर डेटा का विश्लेषण करने में, विभिन्न प्रलेख तैयार करने में, या फिर स्लाइड तैयार इसमें नहीं होती है एमएस वर्ड में, वो पावर पॉइंट है। आप इसमें प्रलेख तैयार करते हो, सी पार्ट सही होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है आपसे। एक पैराग्राफ में केवल एक वाक्य हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट में विविध टेबल्स हो सकते हैं, बहुत सारे टेबल्स भी हो सकते हैं, हाँ ठीक है ये भी। प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्रॉप कैप होना चाहिए, एक नहीं, ये गलत है। एक होना ही चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। ये कह रहा है कि एक होना ही चाहिए, इसलिए गलत हो गया ये। ठीक है। अगला देखो, एक डॉक्यूमेंट में एकाधिक पुनः नामित किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, सी पार्ट गलत हो जाएगा आपका। 65 नंबर देखो, कह रहा है कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? सत्यापन कहते हैं प्रमाणीकरण को, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन कहा जाता है इसे, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है, या हम कहें sans सेरिफ है? कौन सा फॉन्ट है जो sans सेरिफ है? आपसे 63 नंबर पूछा गया है, मुझे बताओ, यहां पर आओ जरा, sans सेरिफ की बात कर लो, sans सेरिफ, ठीक, sans सेरिफ। इसमें जो फॉन्ट हैं, आप उनके नाम याद रखो, जैसे एरियल, ये sans सेरिफ है। जिनेवा, या फिर अवंत गार्ड, या फिर इसको बोलते हैं हेलवेटिका, ठीक है, ये सारे के सारे। और एक बात और समझो, इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है गॉथिक, इसे गॉथिक कहा जाता है। दरअसल ये जो sans सेरिफ होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये पढ़ने में हार्ड होते हैं, पढ़ने में ये कठिन होते हैं, ठीक है। तो ये जो एरियल लिखा है, ये sans सेरिफ है, फॉन्ट sans सेरिफ है, ये है एरियल, ठीक, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 64, कह रहा है एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं? जब आप CTRL+D दबाते हो, CTRL+D, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये सही हो जाएगा, CTRL+D। लेकिन वहीं जब आप Ctrl+F दबाते हो, तो फिर आप सर्च बॉक्स को ओपन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जो किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है? स्टाइल है, एक मिनट फिर से पढ़ो जरा इसको, कौन सा कह रहा है एक शब्द है जो किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है? हाँ, स्टाइल है। ये जो बुलेट है, अलाइन है और आउटलाइन है, ये दरअसल फॉर्मेट से जुड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग से ये शब्द जुड़े हैं, और स्टाइल जुड़ा है आपके फॉन्ट से, ठीक है।
जब आप फॉन्ट स्टाइल में जाते हो, एमएस वर्ड में जब आप जाओगे और आप फॉन्ट स्टाइल को निकालोगे, या हम ये कहें फॉन्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स जब आप खोलते हो, तो वहां पर आपको 3 विकल्प मिलते हैं। एक तो मिलता है रेगुलर, दूसरा मिलता है इटैलिक और तीसरा मिलता है बोल्ड। ठीक है? हाँ, वापस आ जाओ, सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, कह रहा है किस बटन का उपयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप करते हो प्रोग्राम का इस्तेमाल। सी पार्ट 66 का प्रोग्राम का आप इस्तेमाल करो, ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, आप एमएस वर्ड स्टार्ट कर सकते हो। वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? ध्यान दो, आपसे पूछ रहा है कि जो डिफॉल्ट जूम होता है उसका स्तर कितने पर सेट रहता है। जो डिफॉल्ट जूम होता है वो 100 पर सेट रहता है, लेकिन अगर आपसे मिनिमम पूछ ले कि मिनिमम जूम कितना होता है, तो आप बताओगे 10%। और अगर आपसे मैक्सिमम जूम पूछे तो आप 500% बताओगे। हालांकि आपसे डिफॉल्ट पूछा है तो आप 100 बताओगे। ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? लाइव स्ट्रीम नहीं है, ये स्पेलिंग चेक है, शब्दकोश है, अनुवाद है। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 69, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन आप करोगे? किस विकल्प का चयन करोगे ये पूछा है। तो आप इंसर्ट में जाइए और इसके बाद ब्रेक में जाइए। यही है, इंसर्ट कॉपी तो होगा नहीं, एंटर भी नहीं होगा, डिलीट भी नहीं होगा। हाँ, ये ई पार्ट सही हो जाएगा। इंसर्ट में जाइए, इसके बाद ब्रेक में चले जाइए। नेक्स्ट देखो 70, कक्षा में प्रस्तुति के लिए, प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, यहीं से समझो, प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सी पार्ट। ठीक है, पावर पॉइंट। तो खैर ये 70 क्वेश्चंस थे हमारे यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।